जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे। आज हम लोग जनरल चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो 2011 से 25 तक अभी पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आने की संभावना है उसको भी देखते हुए चलेंगे। और हम इसमें जनरल चैप्टर में सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है मेरा कि पौधों में यानी कि पौधों में लैंगिक जनन से कहाँ पर पौधों में लैंगिक जनन जो होता है, पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद मानव में जनन एवं स्वास्थ्य संबंधी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मेरा प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, किस प्रकार के जीव में। आपका जो पहला ऑप्शन है अमीबा है, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है मलेरिया परजीवी, चौथा है पैरामीशियम। आपको इसका जवाब देना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। हम आपको बता दें कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक विधि है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें किसी मतलब कि एक व्यष्टि यानी कि जीव से एक मुकुल यानी कि बर्ड निकलता है। वही बर्ड आगे जाकर के एक नए जीव को जन्म देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है कि पत्तियों के द्वारा होता है, या फूलों द्वारा होता है, या तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा गया पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है फूलों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फूलों के माध्यम से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि पौधों में अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधि होती है, जैसे कि मुकुलन होता है, विखंडन होता है, उसके बाद पुनर्जनन होता है। ये सब सारी अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न में कहा गया है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि इसमें पूछा गया कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर प्लाज्मोडियम में, या फिर लेशमिनिया में। तो आप इससे पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, यानी कि परागकण जो है पुष्प का कौन सा भाग बनाता है। पहला ऑप्शन है बाह्यदल पुंज, पंखुड़ी है, दूसरा ऑप्शन पुंकेसर, या फिर स्त्री केसर। तो हम आपको बता देते हैं कि जो परागकण का जो निर्माण होता है वह पुंकेसर करता है। कौन करता है? पुंकेसर। अगर आपको फूल के सही भाग का नाम याद है तो उसमें आपको याद होगा कि पुंकेसर किसको बोलते हैं। एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। पुंकेसर पर जो परागकोश होता है, परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 5 नंबर, पूछा गया कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि हाइड्रा में प्रजनन कौन सी विधि द्वारा आता है। हाइड्रा में भी जो प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा? मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में पूछा गया है कि क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर पर पूछा गया निम्नांकित में से कौन
पुनरुद्भवन का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि किसमें पुनरुद्भवन द्वारा जनन प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए में है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो पुनरुद्भवन द्वारा जो जनन प्रक्रिया होता है वो होता है आपका स्पाइरोगाइरा में। किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में पूछा गया है कि पुष्प का नर भाग है, यानी कि पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं। तो आपको अच्छा से याद है कि पुष्प के नर भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और पुष्प के मादा वाले भाग को जयांग कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर भी कहते थे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में कहा गया है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, यानी कि अमीबा में किस प्रकार की विधि द्वारा जनन प्रक्रिया होता है। तो अमीबा में आपका होता है विखंडन की विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? अमीबा में होता है विखंडन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। और आपको हम बता दें कि विखंडन भी 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होता है द्विखंडन होता है और एक होता है बहुखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी कि जब निषेचन होता है पौधों में तो फल जो होता है कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो हम आपको बता देते कि बीजांड जो होता है आपका बीज में बदलता है और अंडाशय जो होता है वो आपका फल का निर्माण करता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और बीजांड जो है बीज का निर्माण करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर में पूछा गया है। 10 नंबर पर पहले देखिए 10 नंबर में क्या कहा गया है। 10 नंबर में कहा गया है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, यानी कि परागकण किस में बनते हैं। तो आपको अच्छा से याद है कि परागकण जो होता है परागकोश में बनता है। कहाँ में बनता है? परागकोश में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता, यानी कि द्विखंडन द्वारा किसमें जनन प्रक्रिया नहीं होता है। तो आपको पता होगा किसमें नहीं होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, ये आप अच्छा से जानते हैं। उसके बाद पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। लेकिन आप जानते हैं क्या जानते हैं कि ईस्ट जो है ईस्ट में होता है आपका मुकुलन विधि। कौन सा विधि होता है? मुकुलन विधि, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी किसको कहते हैं? वैसा पादप जिसमें केवल एक लिंग उपस्थित हो, जैसे कि या हो सकता है कि वह नर हो या हो सकता है कि वह मादा हो, तो वह एकलिंगी कहलाता है। तो हमसे पूछा गया है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन है? पहला पपीता दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में सरसों है, तीसरा अड़हुल है और जो चौथा ऑप्शन डी है वो मटर है। तो इसमें एकलिंगी पौधा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता एक प्रकार का एकलिंगी पादप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर। विखंडन होता है किसमें? विखंडन द्वारा जनन होता है। पैरामीशियम में या फिर अमीबा में या फिर लैसिमिनिया में या फिर इनमें से सभी। तो जो विखंडन की प्रक्रिया होता है इन सभी में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है कि नर में प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग, यानी कि नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नर भाग किसको कहते हैं और मादा भाग किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पुष्प का जो नर भाग होता है, नर भाग
उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर किसको कहते थे? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग, ये आपका क्या कहलाता है? ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है आपका तंतु कहलाता है। और इस तंतु के ऊपर में आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके कली पर ये छोटे छोटे पीला टाइप्स का होता है जिसको परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश पर ही क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक है। और इस दोनों को सम्मिलित रूप से, इस दोनों को, क्यों, कौन से दोनों को? परागकोश और तंतु को क्या कहते हैं? परागकोश और तंतु को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इन दोनों को मिला करके हम पुंकेसर कहते हैं। और फिर इधर आ जाते हैं दूसरा भाग जो अंडाशय से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वर्तिका है, ये जो वर्तिका या वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय से आकर के जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्तिका पर परागकण को लाया जाता है जिसको हम परागन कहते हैं। इसीलिए ये जो है वर्तिका हो गया या वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय, ये सब स्त्रीकेसर यानी कि ये पौधे के पुष्प के ये मादा भाग कहलाते हैं। चलिए आते हैं फिर से हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 14 नंबर में पूछा गया था फूल में नर प्रजनन अंग है। तो नर प्रजनन अंग किसको कहते हैं? पुंकेसर को कहते हैं नर प्रजनन अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 में पूछा गया है बीज विकसित होकर क्या बनाता है? बीज जो विकसित होता है वह बीजांड से होता है। किससे होता है? बीजांड से। और अंडाशय से विकसित होकर के फल बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि बीजांड से ही बीज बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? चलिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। हमसे पूछा गया कि पूर्ण विकसित अंडाशय, तो अंडाशय जो होता है फल का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों में, किसमें? 17 नंबर पर ध्यान दीजिए कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि पौधों का जो जनन अंग होता है कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में कि तना में होता है, कि जड़ में होता है, कि पुष्प में, कि फल में। तो आपको अच्छा से याद होगा कि पौधों का जो जनन अंग होते हैं वह पुष्प में यानी कि फूल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे, कि पूछा गया कि परागकोश में क्या होता है? कि परागकोश में होता है परागकण। क्या होता है? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। और परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना उसको परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। और परागन दो तरीके के होते हैं। कि कैसा होता है? परागन दो तरीका, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। क्या होता है? परपरागन। स्वपरागन किस में होता है? जो उभयलिंगी पौधे होते हैं उसमें स्वपरागन होते हैं, ठीक है। और एक लिंगी पौधों में परपरागन होते हैं। और स्वपरागन क्या होता है, परपरागन क्या होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन में कि कलम लगाना, कि दाब लगाना, कि कलम बंधन, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी के सभी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि है जिसके द्वारा पौधे को विकसित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में पूछा गया है कि अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजाणु जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है, मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है, विखंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर में पूछा गया कि वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग? हमसे पूछा गया वर्तिका किसका भाग है। ऑप्शन ए में दिया गया तंतु का है, कि जयांग का है, कि अंडाशय का है, कि पुंकेसर का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा, अंडाशय का। क्योंकि वर्तिका जो होता है अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर होता है वर्तिकाग्र। इसको आप चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया था कि वर्तिका क्या है, किसका भाग है। तो आप यहाँ गौर से देखिए कि जो ये वर्तिका है ये कहाँ पर आकर के मिला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यही नीचे आकर के अंडाशय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है?
अंडाशय से जुड़ा हुआ, इसीलिए वर्तिका या वर्तिकाग्र जो हो जाएगा ये अंडाशय का हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। वर्तिका किसका भाग था? अंडाशय का, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में होता है? हमसे पूछा गया कि द्विखंडन किस में होता है। पहला ऑप्शन है स्पंज में होता है, कि हाइड्रा में होता है, कि जीवाणु में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर में पूछा गया कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ के माध्यम से होता है, कि बीज के द्वारा, कि फल द्वारा, कि तना द्वारा? तो हम आपको बता दें कि आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका तना के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। ये आपका जो जितना भी सारा 23 क्वेश्चन जो हम बताए हैं ये आपका टॉपिक वाइज था। क्या था? टॉपिक वाइज में पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2011 से 25 तक, उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपको करा दिया है। चलिए आपका अगला टॉपिक से हम क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बचा उसी टॉपिक का, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, यानी कि चारों में से उभयलिंगी कौन है? हाइड्रा है, या मनुष्य है, या फिर मछली है, या फिर बकरी है? आपको पता होगा कि मनुष्य जो होता है एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी है, मछली भी और बकरी भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रा में दोनों प्रकार के लिंग देखने को मिलते हैं, नर वाला और मादा वाला, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर में कहा गया है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, यानी कि पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो ब्रायोफाइलम के जितने भी ब्रायोफाइलम के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वह पत्तियों के द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं? नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मादा जनन अंग आपका कहलाता है ज्यांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये था आपका टॉपिक 1 से पूरा क्वेश्चन। अब ये टॉपिक 2 है। मानव में लैंगिक जनन से जितने भी क्वेश्चंस संभावित है जो पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक आपको पता है कि नर युग्मक होता है शुक्राणु। शुक्राणु को क्या कहते हैं? नर युग्मक, जो कि जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया गया है अंडाणु है, अंडाणु होता है मादा युग्मक। क्या होता है? अंडाणु मादा युग्मक। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण आपको अच्छा तरह होगा कि मनुष्य यानी कि जो मेल होते हैं उनमें 2 वृषण होते हैं, वृषण में ही क्या होता है? वृषण में ही शुक्राणु स्पर्म्स का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? लिंग हार्मोन होता है, तो नर वाला लिंग हार्मोन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नर युग्मक, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको अच्छा से याद होगा नर या फिर मादा युग्मक दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंडाणु, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता था? अंडाणु आपको अच्छा से याद होगा कि अंडाणु जो होता है वह आपका फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। फैलोपियन नलिका को हम लोग डिंब वाहिनी भी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पर ध्यान दिया जाएगा। 6 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है? यानी कि मादा जनन अंग का भाग कौन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है? नर का जनन अंग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में कहा गया कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, यानी कि मानव का जो नर जनन ग्रंथि है उसका क्या नाम है?
तो मानव का नर जनन ग्रंथि हम वृषण को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर में पूछा गया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास आपको अच्छा तरीके से पता है कि गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय यानी कि उटरस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया 9 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है। सॉरी, लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा संचारित होने वाला रोग कौन कौन से है। आंत ज्वर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सुजाक हो सकता है। सुजाक जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है, और एड्स भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी में दिया गया बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट हियर, यानी कि ये दोनों रोग जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा गया प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म या मासिक चक्र का प्रकट होना मोनार्चे कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनार्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है मानव युवक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। हम आपको बता देते हैं कि मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है नर या मादा दोनों में सेम होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, यानी कि मानव में ऑटोसोम होता है 22 जोड़ा, और जो एक जोड़ा बच गया जिसके आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं, इसीलिए एक जोड़ा गुणसूत्र को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसीलिए हमसे पूछा गया कि मानव युग में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वह एक जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा, एक जोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आपको सारे करा दिए हैं, और यहाँ पे अब जो है आपका तीसरा टॉपिक है, जनन चैप्टर का ही तीसरा टॉपिक है स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कराया जाएगा। 2011 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं। हमारा पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक का कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, या फिर मृदु जल में। यानी कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो आपका गंदा जल में रहता है। कैसा जल में रहता है? गंदा जल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, यानी कि मलेरिया का परजीवी कौन है। तो प्लाज्मोडियम इज़ द राइट हियर। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी है, और आपको यह भी बताना है कि मलेरिया का वाहक कौन है, यानी कि इसको फैलाने वाला मच्छर का नाम आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इस टॉपिक का तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। पहला में है गोनेरिया है, सिफिलिस है, मस्सा है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोनेरिया जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर में क्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में पूछा गया है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि जब यौन पूरा परिपक्व हो जाता है उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यौवनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौवनारंभ, यानी कि यहाँ से यौवनारंभ मतलब कि शुरू हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 में पूछा गया है लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है, यानी कि लैंगिक जनन से संचारित होने वाले रोग कौन सा है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एड्स जो है एक प्रकार का लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, और एड्स के बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना है, AIDS, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक चीज़ और याद रखना है कि एड्स कौन से वायरस से होता है, उस वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। और HIV का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कमेंट्स में आपको छाप के बताना है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। वैसे आप लोग इसका कमेंट में जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। हमें छठा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, यानी कि परिवार नियोजन के लिए
प्रभावी उपाय कौन कौन से, आपको ऑप्शंस के अनुसार जवाब देना है। इसमें जो जितने भी जो दिए गए हैं उपाय वो सभी परिवार नियोजन के लिए उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये हमारे ख्याल से ये आप लोग के क्लास का ये आज लास्ट क्वेश्चन में है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस बार का ही पूछा गया है, 2025 का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि 2025 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, यानी कि सुरक्षित गर्भपात जो होता है भ्रूण किस अवस्था में होता है, तो वो जा होता है आपका ब्लास्टुला में। कौन सी अवस्था में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में ही सुरक्षित गर्भपात भ्रूण होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस अभी आप लोगों ने किए हैं ये आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको बार बार देखना और याद भी कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए। 11 से 25 तक में क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए आपको याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए कि जो पुष्प पौधे का जो लैंगिक जनन भाग जो होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन भाग होता है पुष्प, क्या होता है, पुष्प होता है। और लैंगिक जनन भाग पुष्प होता है, तो इस पुष्प के बारे में आपको कुछ जानकारी रहना चाहिए, जैसे कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, पुष्प का मादा जननांग कौन सा होता है। तो हम आपको एक बार शॉर्ट्स में बता दें कि पुष्प का जो, ध्यान दीजिएगा, पुष्प का जो नर जननांग होता है उसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और मादा जननांग को हम लोग कहते हैं ज्यांग कहते हैं, यानी पुमंग और ज्यांग। और पुमंग और ज्यांग में क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। इधर जो आप देख रहे हैं कि परागकोश है, ये परागकोश है, तंतु है, ये सब आपका नर जननांग के अंतर्गत आता है, और परागकोश पर ही होता है आपका परागकण, ठीक है। और आप ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर वर्तिकाग्र नज़र आ रहा होगा, वर्तिका नज़र आ रहा होगा, अंडाशय नज़र आ रहा होगा। ये सब क्या है, ये सब पुष्प के, यानी कि लैंगिक जो जनन करने वाले जो पुष्प होते हैं उनके ये मादा जननांग है, ठीक है। और इसमें जनन प्रक्रिया होता कैसे है, तो मुख्य जो क्रिया होता है इसमें, मुख्य जो उद्देश्य होता है कि इस पर जो परागकण होते हैं, परागकोश पर जो परागकण होते हैं, इस परागकण का इस वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। क्या होता है, इस वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। और इस पर पहुंचाने के बहुत से तरीके स्वपरागन के द्वारा भी या फिर पर परागन के द्वारा भी होता है। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज रखना है, ठीक है। और कैसा लगा आपको ये क्लास, आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके आपको सपोर्ट करना है। चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।